आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है गाइस आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं गाइस, अगर आप इस बार क्लास 10th में हो और इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, यानी पूरी बुक से आपको ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जाएंगे, वो सभी प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। गाइस अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हो तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में वहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यकीन मानिए गाइस, सिर्फ आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि पूरी बुक से यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आज किए जाते हैं, मॉडल पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन रखे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे ही प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, पूरी बुक से। फिर अलग से आपको इसकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। और गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो गाइस अगर आप भी इस बार क्लास 10th में और सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट आपके पास है तो बिल्कुल भी आप इस सब्जेक्ट की टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर हम इसकी पूरी तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, इसके बाद आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्या दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को, 5 सितंबर को, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 14 नवंबर एंड इसके बाद अगला ऑप्शन है 15 अगस्त को। तो आपको बताना है, यहाँ पर आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस कब मनाया जाता है। तो हम सबको पता है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका है 10 सितंबर। 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और गाइस देखिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, बिल्कुल भी आपको बीच में स्किप नहीं करना है। जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाए साथ ही साथ उन सभी प्रश्नों को आप लिखते चलिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप ले सकते हो। ठीक है, और देखिए गाइस पूरी बुक से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरी बुक से रखे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को लिख लीजिए और डे में अपने डिवाइड कर लीजिए कि कितने दिन आपके पास बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए और किस तरह से आप अपनी तैयारी करोगे कि बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के पेपर में एक भी नंबर वहाँ पर आपका ना छूटे। ठीक है, एक भी नंबर ना कटे, इस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो जो भी प्रश्न है कॉपी पर आपको नोट करने हैं, फिर आपको डिवाइड कर लेने हैं कि किस तरह से इन सभी प्रश्नों को आपको बोर्ड एग्जाम तक तैयार करना है, कितने डे आपके पास बचे हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी तैयारी करोगे। इसके बाद यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1918 में, 1919 में, 1920 में एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन है 1921 में। तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, हमें पता है 1919 में। जो सेकंड नंबर पर आपका ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अब गाइस पूरी बुक से हम देख लेते हैं कि जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं और किन को आपको तैयार करना है। इस तरह से इधर उधर आपको भागना नहीं है। जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है सेम अगर गाइस आप उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करते हो, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आज किया जाता है, उसकी अगर आप उसी तरह से बोर्ड एग्जाम की अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो यकीन मानिए अगर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी इसी तरह से कर रहे हो तो जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, वो आप 100% अच्छे से कर पाओगे अगर इसी तरह से आप तैयारी अपनी कर रहे हो जिस तरह से आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो बोर्ड एग्ज़ाम आपका पास आ गया है तो आपको गाइस अपनी मेहनत पर थोड़ा ज़्यादा समय देना है और किस तरह से आप 90+ स्कोर करोगे खुद से आपको अपना डे रूटीन बनाना है, उस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी बुक से वो कौन कौन से हैं उन सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान की तैयारी आपकी अच्छे से हो पाएगी। तो गाइस चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि ऐसे कौन कौन से आपके पूरी बुक से क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आज किए जाते हैं, जो परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे पूरी बुक के, तो वीडियो एंड तक देखना। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि जर्मनी का एकीकरण समझाइए। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण क्या है इसको समझाना है। पहला प्रश्न,
साथ ही साथ लिखते चलिए। दूसरा प्रश्न है कि 1789 फ्रांसीसी का कारण तथा प्रभाव क्या है। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। तीसरा प्रश्न है इटली का एकीकरण क्या है, समझाइए। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महामंदी के कारणों को लिखिए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है दिया गया है कि 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। इसको तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता क्या है। इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आती है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर गाइस अगर आप लिख रहे हो तो एक एक करके सारे प्रश्नों को यहाँ पर लिख लीजिए। अगर यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। तो जर्मनी का एकीकरण समझाइए। 1789 फ्रांसीसी का कारण तथा प्रभाव क्या है वो बताने हैं। इटली का एकीकरण क्या है समझाइए। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। महामंदी के कारणों को लिखिए। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता क्या है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी आगे देखते हैं। अगर गाइस आप लिख रहे हो तो आराम से लिख लीजिए। इसके बाद आगे आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। गाइस वीडियो आप एंड तक देखिए और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाए सभी प्रश्न आपको लिखनी है। अगर गाइस इन सभी प्रश्नों को आप लिखती हो और आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो इस तरह की कि जैसे अगर यहाँ पर आपको दिए हैं 50 क्वेश्चन, 50 नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको 40 क्वेश्चन दिए गए हैं और अगर 10-10 प्रश्न भी आप डेली तैयार कर रहे हो या फिर 5-5 क्वेश्चन लेकर बैठते हो रोज़ाना अपना सही ढंग से अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानिए अगर इसी तरह से हर सब्जेक्ट की तैयारी करोगे तो जो आपका सपना 90+ स्कोर करने का है वो आप अच्छे से कर पाओगे। पर आपको पढ़ाई भी उसी तरह से करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वीडियो देखकर फिर आप एकदम से दूसरा वीडियो देखने लगते हो तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी बताया गया है किसी की भी अगर आप वीडियो चलाते हो वहाँ पर आपको जो भी बताया गया है तो उसको अपना कवर कीजिए। ठीक है, जो भी बताया गया उसको पढ़िए और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको देखिए, जो आपके मॉडल पेपर हैं उनको सॉल्व कीजिए। अगर इस तरह से रोज़ाना आप अपना टाइम पढ़ाई को दोगे तो जो आपका सपना है वो 100% पूरा होगा। पर आपको ध्यान रखना है कि पढ़ाई को आपको टाइम देना है, टाइम ज़्यादा आपको वेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर बताइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। ये आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि 3 राज्यों के नाम जहाँ काली मृदा पाई जाती है कौन सी फसल उगाई जाती है वो भी आपको बताना है। ठीक है, काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ व हानि पर टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताइए। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल यानी धान की खेती के लिए उपर्युक्त भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, वर्णन कीजिए। तो साथ ही साथ लिखते अगर चल रहे हो तो लिख लीजिए। जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर बताइए। जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उगाई जाती है ये भी आपको साथ में बताना है। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ व हानि पर टिप्पणी। भारतीय कृषि में कोई 3 विशेषताएं बताइए। चावल धान की खेती के लिए उपर्युक्त भौगोलिक परिस्थितियों क्या है, वर्णन कीजिए। तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। क्लियर।
इसके बाद गाइस आगे कुछ और भी प्रश्न हैं, पहले आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद जो और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, एंड बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। तो आई होप गाइस जो भी आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं अच्छे से इन क्वेश्चंस को आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं, कुछ और भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको भी देख लीजिए। तो बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे ही प्रश्नों को आप देखते चलिए। अब इसके आगे गाइस अगला प्रश्न आपका है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इस पर टिप्पणी आती है लिखने के लिए इसको तैयार करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करेंगे कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद गाइस अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है कि परिवहन तथा संचार के संसाधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था को क्यों कहे जाते हैं, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन सरकार क्या है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इम्पोर्टेंट और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप मॉडल पेपर में देखना, बोर्ड के पेपर उठाकर देखना, वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन रखा मिल जाएगा कि संघवाद क्या है। ठीक है, तो अच्छे से तैयार कीजिए इसको। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर क्या हैं वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो गाइस इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए और अच्छे से इनको नोट कर लीजिए। फिर आगे जो आपके क्वेश्चन हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उनको देखते हैं। अब इसके बाद गाइस देखिए आगे आपका प्रश्न है कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, ये आपको तैयार करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। तो जाति क्या है, प्रजाति क्या है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो इसको भी तैयार करेंगे। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही ढंग से आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, इस पर टिप्पणी आती है लिखने के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट है, लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण, गाइस इस पर आप टिक कर लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, समझाइए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। अगला क्वेश्चन है रोलट एक्ट क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो रोलट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, इसको तैयार करेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का गठन
और उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। इसको तैयार करेंगे। एंड आपको खुद पता है कि असहयोग आंदोलन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया, कब किया गया, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है, तो इसको भी आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, पूरी बुक से वही प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं, तो एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिस नहीं करना है। सभी प्रश्न यहाँ पर आप साथ ही साथ लिखते चलिए और इन्हीं प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं को बार बार आपको लिख कर देखना है। और गाइस जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर हैं इनको पहले आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं। तो गाइस जो भी क्वेश्चन है इनको साथ ही साथ लिख लीजिए। पहला प्रश्न दिया गया था कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ठीक है, और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो आपके ये क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है गाइस, तो सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पहले इनको आप लिख लीजिए, फिर आगे भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। अब गाइस इसके बाद आगे आपका क्वेश्चन है कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीक का क्या योगदान है, समझाइए। क्वेश्चन क्या है कि विश्व अर्थव्यवस्था ने कैसे स्थान ग्रहण किया, इसमें तकनीक का क्या योगदान है, समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, इसके लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। इसको तैयार करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए 2 उपायों का वर्णन कीजिए। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत द्वारा किए गए 2 उपायों का वर्णन। एंड इसके बाद अगला प्रश्न है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके प्रमुख कारणों को बताइए। तो जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान का वर्णन कीजिए। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है वो यहाँ पर आपको गाइस समझाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियाँ कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 परिस्थितियाँ कौन सी हैं, वर्णन कीजिए। एंड गाइस इसके बाद यहाँ पर जो आपका एंड में क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांस की क्रांति, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है। तो ये देखिए गाइस जो आपके ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए ये अलग अलग प्रश्न हैं। तो फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए, यानी पहले आपको बताना है कि फ्रांस की क्रांति क्या थी, उसके बाद उसके कारण कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। इसके बाद ये जो यहाँ से आपका कोमा लगा, यहाँ से ये अलग क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, ये आप तो गाइस यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ, किस वर्ष हुआ था। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिले हैं, फर्स्ट नंबर पर है 1912 में, सेकंड नंबर पर है 1924 में, नेक्स्ट है 1925 में, एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिला है 1930। तो आपको बताना है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। और गाइस जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए थे आप कॉपी में लेकर बैठिए, साथ ही साथ इन सबको नोट करते चलिए। अगर सच में आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो तैयारी भी आप उसी तरह से अपनी कीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बोर्ड एग्ज़ाम आपका पास आ गया है। तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, 1912 में, यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन दिया गया है
यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें बताना है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, एंड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिला है इंग्लैंड। तो आपको बताना है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो यहाँ पर गाइस जो आपका फर्स्ट नंबर पर ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, ये आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन क्या मिला है, सेकंड नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है इटली, ये भी आपका रॉन्ग है। थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन है फ्रांस, यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, हरियाणा, बिहार, राजस्थान या फिर मेघालय। तो 4 नंबर पर जो ऑप्शन है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। एंड थर्ड नंबर पर जो ऑप्शन मिला है राजस्थान, ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो आपको ऑप्शन मिला है बिहार, ये आपका कैसा हो जाएगा, बिहार भी आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो हरियाणा, यानी फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। याद हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है। तो समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप क्या है, लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाह या फिर कोई नहीं। तो समकालीन विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप है कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन गलत है। तानाशाह, ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पर ऑप्शन है राजतंत्र, ये ऑप्शन भी आपका कैसा हो जाएगा, ये ऑप्शन भी हो जाएगा आपका रॉन्ग ऑप्शन। तो बचा क्या है यहाँ पर, लोकतंत्र। तो समकालीन विश्व शासन का एक प्रमुख रूप लोकतंत्र है। क्लियर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था, ये आपको बताना है। तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था, रोम में, इटली में, ब्रिटेन में या फिर अमेरिका में। तो हमें बताना है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। तो रोम जो यहाँ पर ऑप्शन है ये आपका हो जाएगा रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपको ऑप्शन मिला है इटली, एंड तीसरे नंबर पर है ब्रिटेन, 4 नंबर पर है अमेरिका। तो इटली जो आपका ऑप्शन दिया गया है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चोरी चौरा कांड और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इटली का अभ्युदय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल वाला ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन है 1882, 1884, 1885, 1886। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हम सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो देख लीजिए, आप लिखोगे कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, किंतु इसका मुख्य कारण आर्थिक असमानता और राजा के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन को माना जा सकता है। किस तरह से लिखो कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, सन 1789 में। फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, किंतु इसका मुख्य कारण क्या था कि आर्थिक असमानता और राजा के स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन को माना जा सकता था।
ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था, यहाँ पर आपने देख लिया। इस तरह से आप इसका आंसर लिख कर आओगे। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। तो पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि लोकतंत्र निम्न प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। इसके बाद आंसर में आप लिखोगे कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी तथा जवाबदेह होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि सरकार का गठन मतदाताओं के मतों के आधार पर होता है। नागरिक अपने ऊपर शासन करने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, अतः उनको यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे शासन काल में उनके कार्यकलापों तथा नीतियों के संबंध में पूछताछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। तो सबसे पहले एक लाइन लिखनी है कि लोकतंत्र निम्न प्रकार से उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। उसके बाद इस तरह से आपको 4-5 लाइनें वहाँ पर लिखकर बताना है कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी तथा जवाबदेह होती है। सरकार का गठन मतदाताओं के मतों के आधार पर होता है और इस तरह से आपको इसका आंसर लिख कर आना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि संघवाद से क्या तात्पर्य है। इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो संघवाद से क्या तात्पर्य है, आप लिखोगे सबसे पहले आपको इस तरह से हेडिंग डाली है संघवाद। फिर आप लिखोगे कि शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश की अवयव इकाइयों तथा केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो, उसे हम संघवाद कहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि प्रत्येक संघीय व्यवस्था में सामान्यतः सरकार के 2 भाग होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो केंद्र सरकार क्या है, एक स्तर पर पूरे देश के लिए एक सरकार होती है और दूसरे स्तर के लिए पूरे राज्य के लिए एक सरकार होती है, ठीक है। तो संघवाद से क्या तात्पर्य है, संघवाद है क्या, पहले वो आपको बताना है। और संघवाद जो संघीय व्यवस्था में सामान्यतः सरकार के कितने भाग होते हैं, 2 भाग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो काम किस तरह से करती है वो भी आपको 1-2 लाइन में बता देना है, ठीक है। तो संघवाद क्या है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जल दुर्लभता क्या है, वर्षा जल संरक्षण की पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि मांग की स्थिति में जल पूर्ति की कमी को ही हम क्या कहते हैं, जल दुर्लभता कहते हैं। इसमें आप लिखोगे कि जल दुर्लभता पृथ्वी पर जल के इतने अधिक साधन होने पर भी जल की कमी को ही हम जल दुर्लभता कहते हैं, कमी को ही हम जल दुर्लभता कहते हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि जल दुर्लभता के कारण मानव के साथ साथ जीव जंतुओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जल दुर्लभता के कारण कौन कौन से हैं उन पर भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना है कि मांग की स्थिति में जलपूर्ति की कमी को ही हम जल दुर्लभता कहते हैं। उसके बाद नीचे की 4 लाइनें लिखोगे। इसके बाद आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है जल दुर्लभता के कारण। और गाइस यहाँ पर जल दुर्लभता के कारण हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिकीकरण। इसके बाद नेक्स्ट लिखोगे वर्षा जल संरक्षण, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गाइस आपका अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था, समझाइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था ने प्रजातंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो पहले पूछे जाते हैं 80 शब्दों में इनका आपको आंसर देना है, उन प्रश्नों को यहाँ पर पहले बताया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। चौथा क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, समझाइए। साथ ही साथ क्वेश्चन को लिखते चलिए। इसके बाद 5वां यहाँ पर प्रश्न है कि भारत सरकार में लौह अयस्क के उत्पादन पर संक्षेप में लिखिए।
लौह अयस्क के उत्पादन पर आपको संक्षेप में व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त में विवरण दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र शासन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि भारत में विदेश निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और जो ये दिया गया है, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होती, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रजातंत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। सड़क परिवहन के कोई 3 गुण, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो आपका दिया जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद वाला जो क्वेश्चन है, उसको भी देख लेना, वो भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, विस्तार से चर्चा कीजिए। अब ये जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो इनका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इनको आपको तैयार करना है। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न में जो आपके लॉन्ग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 150 शब्दों में आपको लिखने हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो 80 शब्दों में लिखने के लिए आते हैं, वो इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, पेपर आपका छूटेगा नहीं इन क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 20 क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, आप बुक से उनको तैयार कर लीजिए। ठीक है।